प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पेपर इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के परिचय के अंतर्गत पिछली कक्षा में हम लोग आपके पाठ्यक्रम के अनुसार द्वितीय खंड के अंतर्गत विभिन्न मूलभूत अवधारणाओं के अंतर्गत समाज की अवधारणा के बारे में बात कर रहे थे। आपको ये बता चुके हैं कि आपके प्रथम प्रश्न पत्र की जो प्रथम इकाई है, जिसके अंतर्गत हमने समाजशास्त्र की उत्पत्ति, समाजशास्त्र का अर्थ, समाजशास्त्र की परिभाषा, समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र, समाजशास्त्र की विषय सामग्री, इन सब के बारे में हम लोग प्रथम इकाई में बात कर चुके हैं। आपके पाठ्यक्रम के अनुसार जो आपके प्रथम प्रश्न पत्र की द्वितीय इकाई है, उसमें विभिन्न मूलभूत अवधारणाओं, बेसिक कंसेप्ट्स को शामिल किया गया है, जिसमें समाज है, समुदाय है, सामाजिक समूह है, सामाजिक क्रिया है, सामाजिक संरचना है, सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक समूह है, परिस्थिति एवं भूमिका, संस्कृति, सामाजिक मूल्य और मानदंड तथा इसके अलावा सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, संगठनात्मक और विघटनात्मक सामाजिक क्रियाएं। उसी श्रेणी में पिछली कक्षा में हमने आपके साथ समाज की अवधारणा के बारे में बात की थी और आपको यह बताने का प्रयास किया गया था कि समाजशास्त्र वह विषय है जो समाज का अध्ययन करता है, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है। न सिर्फ समाज का और सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है, बल्कि इन सब का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने वाले विषय को समाजशास्त्र कहते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से हमने समाजशास्त्र को इस प्रकार से परिभाषित करने की कोशिश की थी कि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों की वह शाखा है जो समाज का, सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। यानी कि समाजशास्त्र को समझने के लिए हमको समाज को समझना होगा, क्योंकि समाज ही समाजशास्त्र की मूलभूत अध्ययन वस्तु है, सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री है। और समाज को समझें उससे पहले हमको और भी कुछ बातों की जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि यह जो विषय है जिसको हम लोग समाजशास्त्र कहते हैं, इसकी उत्पत्ति 1838 में हुई थी। ऑगस्ट कॉम्पटन ने इसकी उत्पत्ति की थी। समाज की अवधारणा की जहां तक बात है, कोई भी व्यक्ति समाज के बारे में जानकारी दे सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति समाज का एक हिस्सा है, प्रत्येक व्यक्ति समाज में रहता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को समाज के बारे में कुछ न कुछ जानकारी अनिवार्य है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि समाज वह है जिसमें व्यक्ति होते हैं, परिवार होते हैं, जातियां होती हैं, धर्म होते हैं, मकान होते हैं, घर होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, संस्कार होते हैं। इन सब से मिलकर समाज का निर्माण होता है। चूंकि हम लोग समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं और समाजशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी को समाज के बारे में सारगर्भित और गहराई से जानकारी होना जरूरी है। इसलिए हमको समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समाज को समझना होगा। तो उसी क्रम में हम लोग बात कर रहे थे कि समाजशास्त्र में जो है समाज शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में किया गया है। समाजशास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में किया गया है, जहां व्यक्ति व्यक्ति के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को समाज कहा जाता है। व्यक्ति व्यक्ति के बीच जो सामाजिक संबंध पाए जाते हैं और इन सामाजिक संबंधों के आधार पर जिस व्यवस्था का निर्माण होता है, उस व्यवस्था को समाजशास्त्र दृष्टिकोण से समाज कहा जाता है। व्यक्तियों के समूह को समाज नहीं माना जाता। हमने आपको बताया था कि सामाजिक समूह एक अलग अवधारणा है, समुदाय एक अलग अवधारणा है, समिति अलग अवधारणा है, संस्था अलग अवधारणा है। विस्तार से हम लोग आगे की कक्षा में बात करेंगे। लोगों का झुंड होना, लोगों का समूह होना समाज नहीं है। फिर समाज कहे जाने के लिए क्या जरूरी है? इसके अंतर्गत विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समाज की परिभाषाएं दी हैं, जिसमें मैकइवर एवं बेज है, टाल्टन पार्सन्स है, मेरियन जे लेवी है, जिनका उल्लेख हमने गत कक्षा में किया। मैकइवर बेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में समाज को परिभाषित किया और कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का ताना बाना या सामाजिक संबंधों के जाल को समाज कहा जाता है। मैकइवर एंड बेज अपनी पुस्तक
सोसाइटी में समाज को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि मैकएवरेट पेज का कहना है कि सामाजिक संबंधों के ताने बाने या सामाजिक संबंधों के जाल को ही समाज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि समाज में अनेक प्रकार के सामाजिक संबंध होते हैं और वे बहुत सारे सामाजिक संबंध मिलकर सामाजिक संबंधों का ताना बाना या सामाजिक संबंधों का एक जाल बुन लेते हैं। उसी सामाजिक संबंधों के जाल को समाज कहा जाता है, ऐसा मैकएवरेट पेज का कहना है। ठीक इसी प्रकार से टालकट पार्सन्स ने और मेरियन जे लेवी ने भी समाज को परिभाषित किया है। और इन सब परिभाषाओं का जब निष्कर्ष निकाले तो एक ही निष्कर्ष निकल कर आता है कि लोगों के समूह को, लोगों के झुंड को, भीड़ को, समूह को, समुदाय को, संस्था को हम लोग समाज नहीं कह सकते। समाज कहे जाने के लिए जरूरी है कि कुछ लोग हों, वे लोग एक दूसरे से क्रिया प्रतिक्रिया करें, एक दूसरे को प्रभावित करें, ना सिर्फ कुछ समय के लिए बल्कि लंबे समय तक कुछ लोग आपस में एक दूसरे को प्रभावित करें, एक दूसरे से क्रिया प्रतिक्रिया करें, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उन लोगों में सामाजिक संबंधों का निर्माण हो जाता है। और मैकएवरेट पेज का कहना है कि वही सामाजिक संबंध, वही सामाजिक संबंधों का जाल समाज कहलाता है। समाजशास्त्र दृष्टिकोण से हम समाज को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं। अब बात आती है कि सामाजिक संबंधों के जाल को, सामाजिक संबंधों के ताने बाने को ही समाज कहा जाता है। लेकिन सामाजिक संबंधों का निर्माण होता कैसे है, उसके जवाब में आप ये कह सकते हैं कि सबसे पहली बात तो समाज कहे जाने के लिए व्यक्तियों का होना जरूरी है। कुछ व्यक्ति हो, कुछ लोग हों, वे लोग आपस में एक दूसरे को प्रभावित करें, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, सहयोग के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से, कैसे भी एक दूसरे को प्रभावित करें और लंबे समय तक प्रभावित करें, लंबे समय तक अंतःक्रिया करें, आपस में एक दूसरे को प्रभावित करें। और प्रभावित करने की यह प्रक्रिया लंबे समय तक जब लोगों में चलती है तो इनमें सामाजिक संबंधों का निर्माण हो जाता है। मैकएवरेट पेज के अनुसार यही सामाजिक संबंध, इन्हीं सामाजिक संबंधों के ताने बाने को, इन्हीं सामाजिक संबंधों के जाल को समाजशास्त्र दृष्टिकोण से समाज कहा जाता है। तो समाज कहे जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वह है सामाजिक संबंध। और सामाजिक संबंध हम पिछली कक्षा में बात कर रहे थे, सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं, इसलिए समाज भी अमूर्त होता है। ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समाज अमूर्त है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन समाज अमूर्त क्यों है? तो इसका जवाब में हम ये कह सकते हैं कि समाज अमूर्त इसलिए है क्योंकि समाज सामाजिक संबंधों से मिलकर बनता है और सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं, इसलिए समाज भी अमूर्त है। ये सारी बात हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। मैकएवरेट पेज, टालकट पार्सन्स और मेरियन जे लेवी ने जो परिभाषा दी है, उन परिभाषाओं का निष्कर्ष हम आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर हम लोग समाज की कुछ विशेषताओं की बात करें। समाज की विशेषताओं की जहां तक बात है, इन्हीं परिभाषाओं से निकलकर समाज की विशेषताओं को निकालकर समाज की विशेषताओं को उल्लेख किया गया है। तो समाज की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह है बहुसंख्यकों में अंतःक्रिया। दूसरी जो समाज की विशेषता है वह है सदस्यों के चयन की निश्चित प्रक्रिया। नेक्स्ट, आत्मनिर्भरता, समाज आत्मनिर्भर है। इसके पश्चात समाज की जीवन अवधि, ठीक है। इसके अतिरिक्त समाज में निरंतरता और परिवर्तन की प्रक्रिया, समाजीकरण और सामाजिक परिवर्तन, ठीक है, भूभाग या स्थान और समाज के सदस्यों का अभिमुखन। इन विशेषताओं के आधार पर हम समाज को परिभाषित करते हैं। समाज की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह है बहुसंख्यकों में अंतःक्रिया। और इसका मतलब हमने आपको पूर्व में स्पष्ट कर दिया कि बहुसंख्यक का मतलब कुछ लोग हों, एक या दो या दो से अधिक, कुछ लोग हों, दो या दो से अधिक व्यक्ति हों, वे व्यक्ति आपस में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करें। और अंतःक्रिया का तात्पर्य वे एक दूसरे को प्रभावित करें। प्रभावित करने का जो तरीका है वो प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है। सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया के माध्यम से भी कुछ लोग आपस में एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं और असहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया के माध्यम से भी कुछ लोग आपस में एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। तो बहुसंख्यकों में अंतःक्रिया से तात्पर्य कि दो या दो से अधिक लोग हों, वे एक दूसरे को प्रभावित करें, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करें, जिसके परिणाम स्वरूप, और यह जो अंतःक्रिया है ये लंबे समय तक चलने वाली अंतःक्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज के सदस्यों में अनेक प्रकार के सामाजिक संबंधों का निर्माण हो जाता है। और उसी सामाजिक संबंध को मैकएवरेट पेज में समाज कहता है। दूसरी जो विशेषता है समाज की वह है सदस्यों के चयन की निश्चित प्रक्रिया। सदस्यों के चयन की निश्चित प्रक्रिया, यानी कि समाज का सदस्य व्यक्ति कौन होगा, समाज का सदस्य कैसे बना जाएगा। तो इसके जवाब में कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी समाज का सदस्य नहीं बन सकता। समाज के सदस्यों का एक निश्चित तरीका होता है, एक नियम होता है, सदस्यों के चयन की एक निश्चित प्रक्रिया होती है। वो सदस्यों के चयन की निश्चित प्रक्रिया क्या हो सकती है? वो यौनपरक उत्पादकता होती है, युद्ध में हार या जीत हो सकता है, प्रवसन होता है, ठीक है। तो ये कुछ
नियम हैं जिन नियमों के अंतर्गत समाज के सदस्यों का निर्माण होता है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि सदस्यों का चयन जो है यौन पर उत्पादकता के आधार पर होता है। समाज यौन की प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति को सामाजिक मानदंडों के आधार पर संचालित करता है। विवाह की संस्था इस प्रक्रिया में वैधता प्रदान करती है। प्रवसन एवं युद्ध में विजय के आधार पर भी सदस्यों का चयन होता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि यौन पर उत्पादकता यानी कि विवाह के माध्यम से एक स्त्री और पुरुष जो संतानोत्पत्ति करते हैं, और विवाह समाज में एक ऐसी संस्था है जो विवाह योग्य स्त्री और पुरुष को पति पत्नी के रूप में साथ साथ रहने की मान्यता प्रदान करती है, और विवाह के पश्चात वह दंपति संतानोत्पत्ति करें तो वो जो संतान होगी वो उस समाज का सदस्य होगी। ठीक है, तो यौन पर उत्पादकता और विवाह संस्था के माध्यम से यह संभव है। दूसरा, युद्ध में विजय के आधार पर भी जो पक्ष हार जाता है वो जीते हुए पक्ष का सदस्य, जीते हुए पक्ष वाले समाज का सदस्य बन जाता है। ठीक, प्रवसन माइग्रेशन, एक व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगता है और लंबे समय तक रहने लगता है, वहां के लोगों के उस दूसरे समाज के सदस्यों के साथ अंतःक्रिया करता है, एक दूसरे को प्रभावित करता है, और वहां पर जब सामाजिक संबंधों में वो अपने आप को शामिल कर लेता है, उस व्यक्ति के दूसरे लोगों के साथ सामाजिक संबंध बन जाते हैं, तो वह व्यक्ति उस समाज का सदस्य बन जाता है। तो इस प्रकार समाज के सदस्यों के चयन की निश्चित प्रक्रिया है। अगली जो विशेषता है वह है आत्मनिर्भरता, जो कि समाज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। और आत्मनिर्भरता से तात्पर्य है, कहते हैं कि समाज जो है व्यक्ति के पालने से उसकी मृत्यु सैया तक की तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। समाज जो है व्यक्ति के जन्म के समय उसके पालने से उसके मृत्यु सैया तक की तमाम प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करता है। इसलिए समाज आत्मनिर्भर है, यानी कि समाज की यह गारंटी है कि समाज के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति वह समाज करे। ठीक है, उसके जिस भी प्रकार की आवश्यकता है, वो चाहे प्राथमिक आवश्यकता है या द्वितीयक आवश्यकता है, व्यक्ति की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति समाज के अंतर्गत होती है। हालांकि वर्तमान समाजों में आधुनिकता के कारण या संचार और यातायात के साधनों के बढ़ते चलन के कारण ये जो आत्मनिर्भरता है ये कुछ कम हुई है, एक समाज दूसरे समाज पर निर्भर रहने लगा है। तो आत्मनिर्भरता समाज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि ये व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक जितनी भी उसकी आवश्यकताएं हैं, सभी आवश्यकताएं वह समाज पूरी करता है। समाज की यह गारंटी है कि वो अपने समाज के सदस्यों की तमाम प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। तो आत्मनिर्भरता जो है समाज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रत्येक समाज अपने आप में एक आत्मनिर्भर इकाई है। नेक्स्ट जो विशेषता है वह है समाज की जीवन अवधि। समाज के जीवन अवधि से तात्पर्य है समाज के सदस्य यानी कि व्यक्ति समाज में जन्म लेते हैं और मृत्यु को पर्याप्त होते हैं। व्यक्ति समाज में जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। इस प्रकार से एक जीवन चक्र चलता रहता है, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, यानी कि जन्म लेते रहते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। लेकिन समाज की जो जीवन अवधि है वो जीवन अवधि व्यक्ति की जीवन अवधि से लंबी होती है, क्योंकि व्यक्ति तो जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन समाज ऐसे ही जन्म लेकर तुरंत नहीं मरता। लोगों का आना जाना लगा रहता है, ये जीवन और मृत्यु का प्रवाह सदैव चलता रहता है, लेकिन समाज वहीं का वहीं रहता है। इसलिए मैं कह सकते हैं कि समाज की जीवन अवधि या कि समाज का जीवन काल व्यक्ति के जीवन काल से लंबा होता है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि समाज की जीवन अवधि व्यक्ति के जीवन अवधि से लंबी होती है। अगली जो इसकी विशेषता है वह है प्रमुख संस्थाओं का अस्तित्व, यानी कि समाज में अनेक प्रकार की सामाजिक संस्थाएं होती हैं। विस्तार से हम लोग जब सामाजिक संस्थाओं की बात करेंगे वहां पर आपको बताया जाएगा। संक्षेप में हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि समाज में दो प्रकार की संस्थाएं होती हैं। एक प्राथमिक संस्थाएं होती हैं और एक द्वितीयक संस्थाएं होती हैं। प्राथमिक संस्थाएं वे हैं जो व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं जो व्यक्ति के जिंदा रहने के लिए जरूरी है, जैसे परिवार है, जाति है, धर्म है, गोत्र है, पड़ोस है, भतीजा है। ये वे संस्थाएं हैं जिनके अंतर्गत व्यक्ति रहकर या ये संस्थाएं व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं जो व्यक्ति के जिंदा रहने के लिए जरूरी है। जबकि कुछ द्वितीयक संस्थाएं समाज में होती हैं जो व्यक्ति की द्वितीयक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, यानी कि प्राथमिक आवश्यकताएं यानी कि मूलभूत आवश्यकताएं यानी कि वे आवश्यकताएं जो व्यक्ति के जिंदा रहने के लिए जरूरी है, वो तो प्राथमिक आवश्यकताओं के अंतर्गत व्यक्ति पूरी कर लेता है। लेकिन व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, वो काफी कुछ करना चाहता है, नई नई चीजों का आविष्कार करना चाहता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहता है। तो नई नई चीजों का आविष्कार करने के लिए, अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए व्यक्ति को
कुछ द्वितीयक संस्थाओं का सदस्य बनना पड़ता है और उन द्वितीयक संस्थाओं के माध्यम से व्यक्ति की द्वितीयक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। क्योंकि हमने कहा कि व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य सिर्फ जीना नहीं है, वो बहुत कुछ करना चाहता है और वो बहुत कुछ करने के लिए द्वितीयक संस्थाओं का सदस्य बनता है और उन द्वितीयक संस्थाओं के माध्यम से व्यक्ति अपनी द्वितीयक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, अनेक आविष्कार करता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। तो द्वितीयक आवश्यकताएं में क्या है? जैसे हम कहें कि पढ़ना है तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएं, तो जो व्यक्ति पढ़ना चाहेगा वो स्कूल में दाखिला लेगा, कॉलेज में दाखिला लेगा, विश्वविद्यालय में दाखिला लेगा। हमको कुछ खरीदना या बेचना है तो हमको बाजार जाना पड़ेगा, तो बाजार द्वितीयक संस्था है। पैसों का लेन देन करना है तो हमको बैंक जाना पड़ेगा, बैंक द्वितीयक संस्था है। राजनीति में हमको रुचि रखते हैं तो राजनीतिक दलों का सदस्य बनना पड़ेगा, तो राजनीतिक दल द्वितीयक संस्था है। ठीक है, कुछ आर्थिक संस्थाएं होती हैं, अनेक प्रकार की कुछ ऐच्छिक संस्थाएं समाज में होती हैं जिनको कि हम लोग द्वितीयक संस्थाओं के माध्यम से शामिल करते हैं। तो समाज में इस प्रकार से अनेक संस्थाएं हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक संस्थाओं के अंतर्गत जिनका उल्लेख किया जाता है, जिनके माध्यम से व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि समाज एक आत्मनिर्भर इकाई है। तो ये जो आत्मनिर्भरता का गुण है ये सामाजिक संस्थाओं पर आधारित है, क्योंकि व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से पूरी होती है। ठीक है, तो समाज में अनेक प्रकार की सामाजिक संस्थाओं का अस्तित्व होता है। नेक्स्ट, निरंतरता एवं परिवर्तन की प्रक्रिया। कोई भी समाज जटिल नहीं है, समाज सदैव परिवर्तनशील होते रहते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति जटिल प्रकृति होती है, परिवर्तनशील प्रकृति होती है। कोई भी समाज जटिल समाज नहीं है। आज हम समाज की जिस अवस्था में है, प्रारंभ से हम उस अवस्था में नहीं है। समाज विभिन्न चरणों के माध्यम से विभिन्न कालों में विकास करता आज हम इस स्तर पर हैं। हम अपने आप को आधुनिक समाज के सदस्य या सभ्य समाज के सदस्य, सिविल सोसाइटी के मेंबर अपने आप को बताते हैं। तो प्रारंभ से हम इस चरण में नहीं है, विभिन्न कालों से विभिन्न चरणों से होकर विकास करते करते विभिन्न परिवर्तन को दौरों से गुजरते आज हम समाज के इस स्तर में पहुंचे हैं। तो जो परिवर्तन है वो समाज का गुण है, समाज की प्रकृति, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। चूंकि समाज भी प्रकृति का एक हिस्सा है, इसलिए समाज में परिवर्तन से अछूता नहीं रह सकता। निरंतरता सदैव, समाज सदैव प्रवाहमान है, स्थिर नहीं है, उसमें सदैव गति बनी रहती है, वो निरंतर विकास को अग्रसर होता रहता है। तो ये जो निरंतरता और परिवर्तनशीलता है, ये समाज की प्रक्रियाओं के अंतर्गत समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है। सामाजिकरण एवं सामाजिक नियंत्रण। सामाजिकरण के बारे में और सामाजिक नियंत्रण के बारे में विस्तार से हम आपके पाठ्यक्रम के अनुसार जो अंतिम इकाई है उसमें बात करेंगे, लेकिन संक्षेप में हम आपको बताना चाहेंगे सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति सामाजिक नियमों, सामाजिक मूल्यों, सामाजिक मानदंडों को आत्मसात करता है। यानी कि सामाजिकरण एक सीखने की प्रक्रिया है, सामाजिकरण एक आजन्म प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से प्रारंभ होती है और मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। यानी कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तब से सीखना प्रारंभ करता है और जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता तब तक वो सीखता चला जाता है। प्रश्न उठता है कि सीखता क्या है, जीवन भर व्यक्ति क्या सीखता चला जाता है? तो उसके जवाब में आप ये कह सकते हैं कि जैसे व्यक्ति के आयु में वृद्धि होती रहती है, उसके सामने उसके पास अलग अलग परिस्थितियां आती रहती है और उन अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार भूमिकाओं का निर्वाह करना व्यक्ति सीखता चला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सामाजिकरण सीखने की प्रक्रिया है और आजीवन प्रक्रिया है। ठीक है, तो सामाजिकरण जो है समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है। इस सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति सामाजिक मूल्यों, सामाजिक नियमों, सामाजिक मानदंडों, उन सब बातों को सीखता है जो समाज के क्रियाशील सदस्य को जानकारी होनी चाहिए। उन सबको ना सिर्फ सीखता है बल्कि अपने अंदर उतारता है, अपने जहन में आत्मसात करता है और अपने आत्म का, अपने सेल्फ का डेवलपमेंट करता है, अपने आत्म का विकास करता है, अपने स्व का विकास करता है और समाज के संचालन में अपना योगदान देता है। ठीक है, दूसरा है सामाजिकरण। सामाजिकरण का मतलब यह है, पहली बात तो दूसरा है सामाजिकरण, सामाजिक नियंत्रण। सामाजिकरण का मतलब हमने आपको बताया कि उन सब बातों को सीखना जो कि समाज में एक क्रियाशील सदस्य के लिए जरूरी है, समाज के संचालन में योगदान देने के लिए जो बातें जरूरी है उनको सीखना सामाजिकरण। लेकिन कई बार व्यक्ति क्या है, अपने ढंग से, यूं तो आपको बताया कि आत्मनिर्भरता समाज का गुण है, समाज की विशेषता है, समाज के सब सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना समाज का कार्य है और समाज को संस्थाओं का निर्माण करने का आप किस प्रकार की आवश्यकता है, आप इस संस्था के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने से मिला कि संतानोत्पत्ति करनी है तो एक विवाह योग्य स्त्री और पुरुष विवाह नामक संस्था के माध्यम से पति पत्नी बने और संतानोत्पत्ति करें। लेकिन कई बार क्या होता है कि व्यक्ति अपने ढंग से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है, समाज के बताए गए तौर तरीकों के विपरीत जाकर व्यवहार करता है, समाज के बताए गए
तरीकों के विपरीत जाकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की कोशिश करता है तो समाज की व्यवस्था असंतुलित होने लगती है, समाज के नियम कायदे धरे रह जाते हैं। उस स्थिति में क्या है कि समाज का यह दायित्व है कि समाज के असंतुलन को रोके, विसंगति को रोके, अनोमी को रोके, नियम विहीनता को रोके और व्यक्ति को बताए कि आपकी इस प्रकार की आवश्यकता है और इस प्रकार की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए यह संस्था आपके समाज में विद्यमान है। लेकिन हमने कहा कि कई बार व्यक्ति समाज के नियमों के विपरीत जाकर अवैध तरीके से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की कोशिश करता है तो समाज में असंतुलन, एक अस्थिरता पैदा हो जाती है। तो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए व्यक्ति सामाजिक नियमों के अंतर्गत, सामाजिक मूल्यों और मानदंडों के अंतर्गत रह कर विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। इसलिए व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है, व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण लगाया जाता है और वो नियंत्रण विभिन्न सामाजिक नियमों, सामाजिक मूल्यों, सामाजिक मानदंडों और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से लगाया जाता है। जो प्राचीन समाज है उनमें सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधन थे, जबकि जो आधुनिक समाज है उनमें सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधन जैसे कानून है, पुलिस है, प्रशासन है, इनके माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। तो सामाजिकरण और सामाजिक नियंत्रण समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट, भूभाग व स्थान। समाज कुछ लोगों से मिलकर बनता है जिनमें सामाजिक संबंध होते हैं। वो लोग जिनमें के सामाजिक संबंध है जो कि समाज का निर्माण कर रहे हैं, वो एक निश्चित धरती पर, एक जमीन पर, भूमि के टुकड़े पर रहते हैं। ठीक है, इस स्थान पर तो कुछ लोग रहेंगे, हवा में थोड़ी रहेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि एक भूभाग हो, एक स्थान हो जहां पर वो लोग रहे जिनमें कि सामाजिक संबंध जो कि समाज का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन एक बात यहां पर बता दें, यहां पर भूभाग का सामाजिक सांस्कृतिक अर्थ महत्वपूर्ण है, ना कि भौगोलिक। ठीक है, भूभाग स्थान का मतलब कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, वो तो हम लोग वहां समुदाय में देखेंगे, समुदाय की विशेषताओं के अंतर्गत आएगा। ठीक है, समाज में देखेंगे भूभाग में जो स्थान है उसका सामाजिक सांस्कृतिक अर्थ महत्वपूर्ण है, ना कि भौगोलिक अर्थ महत्वपूर्ण है। यानी कि समाज के लोग जहां समाज में रह रहे हैं वे उस मिट्टी से अपना लगाव महसूस करते हैं जिसपे उन्होंने बचपन बिताया, उस मिट्टी में जो लौट के जो बड़े हुए हैं, जो खेले खाए हैं, उस मिट्टी को, उस जमीन को वो अपनी माँ समझते, कहते कि धरती हमारी माँ है जिसने हमको जन्म दिया है, जिसने हमको पाल पोस कर, जिस मिट्टी में हम खेले खाए हैं और एकदम उसी में जाकर मिल जाएंगे। तो एक आत्मिक लगाव होता है, एक भावनात्मक लगाव उस भूभाग या स्थान से होता है समाज के लोगों का, ना कि भौगोलिक टुकड़ा उसको समझा जाता है। तो कहते हैं कि भूभाग व स्थान का सामाजिक सांस्कृतिक अर्थ महत्वपूर्ण है, ना कि भौगोलिक। अगली जो विशेषता है समाज की वो है सदस्यों का अभिमुखन। सदस्यों का अभिमुखन दो प्रकार का हो सकता है, एक तो सामाजिक, एक समाज के विपरीत, एक होता है असोशियल, यानी कि न तो सामाजिक और न असामाजिक। जन्म के समय व्यक्ति ना तो सामाजिक होता है और न कि समाज के विपरीत होता है, एंटी सोशल होता है, बल्कि वो तो एक हार्डमार्च का लोथरा होता है। लेकिन समाज में जब किसी परिवार में जन्म लेता है, किसी जाति का सदस्य होता है, किसी धर्म का सदस्य हो जाता है, किसी पड़ोसी हो जाता है, किसी का नातेदार हो जाता है, उसके साथ साथ वो जो परिवार के सदस्य हैं, जाति के सदस्य हैं, धर्म के पड़ोस के सदस्य, नातेदार हैं, पड़ोसी हैं, वो उसको सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल करते हैं और समाज के नियमों, समाज के तौर तरीकों के अंतर्गत उसको समाज के अंतर्गत अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के तरीकों के बारे में बताते हैं। तो सदस्यों का अभिमुखन इस प्रकार से सामाजिक, एंटी सोशल, सोशल, एंटी सोशल और हो सकता है, और जन्म के समय व्यक्ति असोशियल, यानी कि ना तो वो सामाजिक होता है, नहीं समाज के विपरीत होता है, बल्कि वो एक उदासीन प्रवृत्ति उसकी होती है। तो ये बेसिक कंसेप्ट के अंतर्गत हमने सोसाइटी के कंसेप्ट के बारे में बात की और सोसाइटी के कंसेप्ट के अंतर्गत ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषता है समाज, जिसके अंतर्गत समाज को शामिल किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।